Hello students, how are you? I think you will be fine and healthy also. Okay, today we are going to study about Journey to the End of the Earth named lesson which is written by Tishani Doshi from your Vistas book. आज हम रीड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तिशानी दोशी इसके राइटर हैं। इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर एक अपनी विजिट का जो इसने एक प्रोग्राम के तहत की थी 52 स्टूडेंट्स के साथ। अब हम बात कर लेते हैं टाइटल को, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंड का मतलब होता है छोर, अंत, अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी के एंड का अर्थ की जर्नी जो है उसकी यात्रा। अब हम देखेंगे हमारे एक वर्ल्ड का मैप होता है, यहाँ ऊपर जो एरिया होता है बिल्कुल ग्रीनलैंड के ऊपर बिल्कुल वाइट कलर में दिखाया जाता है और नीचे बिल्कुल लास्ट में जहाँ पर जो हमारा लैंड एरिया ख़त्म हो जाता है वहाँ पर वाइट कलर से दिखाया जाता है। यहाँ से वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट्स में से अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, ऊपर और नीचे वाले एरिया में दिखाया जाता है। तो उस कॉन्टिनेंट यानी उसी को बोला है कि उसकी यात्रा अब वो एंड पे है, यानी हमारी अर्थ के एंड पे है, बिल्कुल लास्ट एरिया पे है। तो यहाँ पर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इसीलिए है कि वहाँ की यात्रा तिशानी दोशी कर रही होती है, यानी वो अपने एक ग्रुप के साथ गई हुई है और उसने उस यात्रा के दौरान किसकी यात्रा की उन्होंने? कॉन्टिनेंट। एक कैसा कॉन्टिनेंट? ठंडा, जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ अर विजिट टू अंटार्कटिका विच इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसमें जो राइटर हैं वो एक डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, एक एक्सपीरियंस दिया किसका? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का, जो बहुत ही ठंडा है, ड्राई है और बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। अब अगर हम बात कर लेते हैं वहाँ के टेम्परेचर की, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो है। अगर हम बात करते हैं वहाँ के कोल्डेस्ट एरिया जैसे जो बहुत कोल्ड होता है, वहाँ पर लगभग -57 डिग्री सेल्सियस वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, और जहाँ पर कुछ वार्म एरिया है वहाँ पर जो है -10 डिग्री सेल्सियस जो हम कह सकते हैं वो टेम्परेचर वहाँ रहता है। इसका मतलब बहुत ही ठंडा है। और यहाँ पर जो लिविंग बींग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सील्स वगैरह हैं या पोलर बियर हैं। यहाँ पर जो वनस्पति है वो भी नहीं है, सिर्फ हम कह सकते हैं काई और लीचन यानी लाइकेन वगैरह वहाँ पर मिल सकती है, काई वगैरह, मोस वगैरह मिल सकती है। बहुत ज़्यादा वनस्पति वहाँ नहीं है, पेड़ वगैरह नहीं है। क्यों? बात यही है कि बहुत ठंडा एरिया है और बहुत ठंडे एरिया में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो वेदर नहीं है, सेकेंडली थिंग वो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है बहुत ठंडा है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो रहने के लिए नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जितने यहाँ पर जितने भी अगर कुछ रह भी रहे हैं, कुछ एरिया यहाँ पर रेजिडेंशियल के लिए बनाया है, तो वहाँ पर सिर्फ सभी देशों के रिसर्च सेंटर्स हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। रिसर्च सेंटर में सभी देश यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में और चीज़ों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। और उस रिसर्च सेंटर में हमारे भी 2 रिसर्च सेंटर हैं, गंगोत्री और मैत्री नाम से 2 रिसर्च सेंटर हमारे भी जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे हमने बना रखे हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर ये इसी को बोला गया कि बहुत ही ठंडा है, ड्राई है और विंडी है, इसलिए यहाँ पर रहने उचित नहीं है। और ना ही यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन है, ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। अब शी वेंट देयर विद अ ग्रुप ऑफ 52 स्टूडेंट्स। अब वो वहाँ पर 52 स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर जाती है। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। अब देखो प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, बात सीधी सी है, कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल आइसी कॉन्टिनेंट है, लिविंग बींग्स यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हैं तो कुछ रिसर्च सेंटर हैं और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो विच नेम्ड एट टॉकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जाने का एरिया क्या है, ये मतलब मकसद क्या, एम क्या है। अब वहाँ पर उनका जाने का मकसद ये है कि जो 52 स्टूडेंट्स हैं एक स्टूडेंट ऑन आइस के जरिए वहाँ पर जाते हैं, तो सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, वो उनसे इंस्पायर हों।
वो पृथ्वी के बारे में जाने, पृथ्वी के अलग अलग जितने अर्थ पे बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, कॉन्टिनेंट हैं, उन कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट के बारे में, उस एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा क्लोजली जाने, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, मौका मिले ताकि वो समझ पाएँ। दे वेंट ऑन द रशियन रिसर्च वेसल नेम द एकेडमिक स्कोल्स्की है। अब वो वहाँ पर कैसे गए? रशियन का एक रिसर्च वेसल था, यानी जो रिसर्च यान जिसको हम कह सकते हैं, उसका नाम था एकेडमिक स्कोल्स्की, एक बड़ा यान था, ठीक है, बोट टाइप था, उसमें वो उसके ज़रिए वो वहाँ पर गए थे। द प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय एन कनेडियन जियोफ्रीन। अब उनका जो 52 स्टूडेंट का कोई हेड भी होना चाहिए, ठीक है, और उनका जो गाइड है वो भी होना चाहिए। तो वो गाइड कौन था? जियोफ्रीन, जो एक कनेडियन था, कनाडा से था। From her experience, the writer says that Antarctica is a place to go to if we want to understand the Earth's present, past and future. अब ये बात बहुत छोटी लग रही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अब यहाँ पर अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहाँ पृथ्वी पर के हम प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानेंगे। अब प्रेजेंट के बारे में ये इसलिए जानेंगे क्योंकि प्रेजेंट यानी आज की जो सिचुएशन है, अब हमें ग्लोबल वार्मिंग का पता लगा, हमें जो ओजोन लेयर के होल के बारे में पता लगा, हमारी जो ग्लेशियर है वो मेल्टिंग हो रही है उसके बारे में पता लगा। तो वो कैसे पता लगा? वो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उस पर रिसर्च जो की जाती हैं वो वहीं से पता लगता है। प्रेजेंट के बारे में ये है। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट के बारे में। हमारा जो सबसे पहले हमारी जो अर्थ थी, अर्थ का जो सिचुएशन थी वो बहुत क्लोजली थी, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। अब जैसे हम मान लेते हैं, आप इस नोट पे हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है एशिया महाद्वीप है। अब यहाँ पर जो है हमारा अफ्रीका है, फिर ऊपर नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका। अब क्या था? ये सारा क्लोज था बिल्कुल। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें हर बार चेंज होता रहता है। अब धीरे धीरे चेंज होने लगा। एटमॉस्फेयर में जितनी भी चेंजिंग हुई है उसके कारण अब ये यहाँ पर जो अंटार्कटिका था इसको सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना भी बोलते थे पहले। अब ये सारा क्लोज था, ये एशिया, यहाँ पर अफ्रीका और यहाँ पर नॉर्दर्न अमेरिका, ये सारा क्लोजली था और वास्ट एरिया था। अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चेंज होने लगे। यहाँ पर जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट था वो हटना, यानी गोंडवाना जिसको यहाँ पर जो सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोला था, यहाँ पर ही हटना शुरू हो गया, ठीक है। इधर से नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ चला गया, अफ्रीका अलग चला गया और एशिया जो है, एशिया में जो कुछ एरिया सटने शुरू हो गए जिससे हिमालय फॉर्म हुआ। अब यहाँ से जैसे यूँ सट के गया तो एक पार्ट जो रेज होके आया जो क्या है, हिमालय बना, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट के बारे में बताता है, यानी यहाँ पर ही हमारे पास से रिसर्च मिलता है कि ये एक कॉन्टिनेंट है जो हमारे पास्ट के बारे में बताता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में ऐसा क्या है कि जो यहाँ पर जो इसी कॉन्टिनेंट में हमें हमारे फ्यूचर के बारे में पता लगेगा। इसी कॉन्टिनेंट में फ्यूचर इसलिए पता लगेगा जितनी हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है, हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हमारे जो आइलैंड है कोलैप्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ कहाँ से पता लगती है हमें? अंटार्कटिका से। क्यों? क्योंकि यहाँ पहली बात तो रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, यहाँ पर जो है हमारी जो केमिकलाइज जितने भी हमारा जीवन की लिवलीहुड की बनती है वो नहीं है, यानी ये बिल्कुल साफ सुथरा एक नेचुरल प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर बनावटी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं वो हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि ओजोन लेयर में जो होल हो गया है वो एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ठीक है। और एक हमारी जो फ्लोरा एंड फौना यानी वनस्पति और जीव जंतु दोनों हैं, तो उन पर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो हमारी फ्यूचर जो ज़्यादा सेफ नहीं है, इसीलिए हमारा जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हमें ये इसके बारे में बताता है कि हमारा फ्यूचर अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को इसी तरह से इंक्रीज करते रहे तो शायद सेफ नहीं हो सकता है। Clear? So there we will also come to know how global warming is harming this earth. अब ये मैंने भी बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे को किस तरह से हार्म कर रही है। We see there receding glacier, हमें कम होते हुए ग्लेशियर, यानी हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो हिमनदी हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं। एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्व्स, और बहुत कोलैप्स हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। आइस के बड़े बड़े चट्टानें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। और उनका परिणाम क्या होता है? उनका परिणाम ये होता है देयर कैन बी फ्लड्स एंड मैनी लो आइलैंड्स कैन बी इन अंडर वाटर।
अब देखो फ्लड, बाढ़ आ जाती है। अब देखो नेचुरल कालमिटीज़ तो बढ़नी आवश्यक है, जरूरी हो जाती है कि अगर ग्लेशियर पिघलेगी तो नेचुरल कालमिटीज़ जरूर आएंगे, डिजास्टर जरूर होंगे, या तो फ्लड होगी या आइलैंड कोलैप्स हो जाएंगे, या फिर जो हमारे हैं ग्लेशियर वो रिसीड हो जाएंगे, कुछ तो होगा उनमें, या फिर हमारे माउंटेन खिसक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग का एक मतलब रिजल्ट है। Thus a visit of Antarctica can warn us of danger, जो जितने डेंजर्स हैं वो उसके लिए हमें वार्न करे, चेता रहे हैं, अराइजिंग फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, जो बढ़ रही हैं, किससे बढ़ रही है ये ग्लोबल वार्मिंग? डिफोरेस्टेशन से, वनों के कटाव से, लगातार अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है उससे। तो शायद हमें ये चीज़ ना करके हम इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। और क्या होता है? एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ, बहुत ज़्यादा जलाया हुआ फॉसिल फ्यूल, हमारे जो कोयला, पेट्रोलियम है, ये सारे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं? और पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, ये सारी चीज़ हमारे हमें बता रही कि हमारे डेंजर है, खतरा है, जो क्या करती हैं हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको बर्बाद कर रही हैं। So students, I think you will understand this explanation. Thank you.